हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और आज हमने जो चैप्टर या यूनिट लिया है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर पहला ही वर्ड है मोशन। यहाँ दिख रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब ये होता है कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में मोशन है। अब एक चल रहा है, दोनों चल रहा है। अगर एक स्थिर है दूसरा जा रहा है तो हम कहते हैं वो मोशन में जो जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोनों चल रहे होते हैं, तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। और जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही हो तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच रिलेटिव मोशन है, कोई उसमें गतिमान है, कोई उसमें चल रहा है, ठीक है। तो मोशन के लिए सबसे पहला वर्ड हमारा जो दिख रहा है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस दिख रहा है। तो क्यों ना हम पहले डिस्टेंस से स्टार्ट करें। तो क्या है डिस्टेंस स्टूडेंट? डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पर वो जा रहा है उस रास्ते की कुल लंबाई डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ travel by a moving object in a time is known as distance। ठीक है स्टूडेंट। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी इन ए टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो यहाँ से ऐसे है, एक हमारा ए पॉइंट है और बी पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमारा रास्ता ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है यहाँ, ठीक। और ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, सपोज कर लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो 12 किलोमीटर होगी। इस पाथ की लेंथ होगी, जितना उसका पाथ होगा उसकी लेंथ हम मेजर करेंगे। यहाँ से चलने में यहाँ तक जो टाइम लगेगा उसकी बात नहीं है, इन ये टाइम है, ये पर यूनिट टाइम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लगा जाने में, तो यही पाथ की लेंथ जो होगी उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई S or D। It is a scalar physical quantity। ठीक है। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर। SI यूनिट क्या है? मीटर है, इसको ही हम लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। The shortest distance between 2 points is known as displacement. Is known as displacement. ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब ये हमारी शॉर्टर डिस्टेंस है ये, ठीक। अब ये हमारी है डिस्टेंस और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यानी डिस्टेंस क्या हुई? डिस्टेंस हुई, यहाँ से जा रहा था ये लेंथ ऑफ द पाथ हुई, लेकिन यहाँ से जो सीधा यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर लिया वही डिस्प्लेसमेंट हुई। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस से ही मेजर होता है, एक तरह से डिस्टेंस ही मानिए एक प्रकार का, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अलग इसलिए हैं कि डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसमें एरो लगा दिया है स्टूडेंट, यानी वेक्टर क्वांटिटी में एरो लगी होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सीधी लाइन है, जितना सीधा डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर दोनों सीधी लाइन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, ठीक है। बाकी it is denoted by इसको भी डिनोट करते हैं, आप वेक्टर लगा देते हैं, ऐसे वेक्टर एस और कहीं कहीं वेक्टर डी लिखते हैं, ठीक। या एक कहीं कहीं इसको एक्स वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, it is also known as position vector। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर भी लिखते हैं, एक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। यानी इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और इसमें डायरेक्शन होती है क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट एक निश्चित डायरेक्शन का होगा, ए से बी तक एक डायरेक्शन इसमें आ रही है। पोजीशन वेक्टर में भी एक डायरेक्शन आती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर मोशन। यहाँ देखो स्टूडेंट, कोई ऑब्जेक्ट, इसका एक सर्किल है ये, जिसकी रेडियस स्मॉल आर लिखी हुई है, इस पर मोशन कर रहा है ऐसे, देखो स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से ऐसे चल रहा है, ये ऐसे मोशन हो रहा है, इधर से ऐसे घूमते आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो ऐसे मोशन कर रहा है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऐसे मोशन करने का मतलब क्या हुआ कि वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो हम लोग सबसे पहला मोशन देखें, सीरियल नंबर 1 में देखते हैं, ठीक है। और हम मोशन लेते हैं ए से बी तक में लेते हैं, ए टू बी। ये मोशन हमारा कैसा हुआ? ए से बी में हुआ, ए टू बी हुआ। अब देखो स्टूडेंट, ए से बी में चला तो जब हमने इसको 90 डिग्री पर इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये सरकमफेरेंस का हाफ हुआ, ठीक है।
तो सरकमफेरेंस का हाफ हुआ। तो अभी तक हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक, अब अगर A से B तक में जा रहा है स्टूडेंट तो 1 2 3 4 पार्ट इसके हो गए, तो ये 1 पार्ट ही तो होगा। तो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होती है। तो जिस पाथ पर चल रहा है वो हमारी डिस्टेंस हुई। तो यहाँ डिस्टेंस हमारा हुआ कितना हुआ, डिस्टेंस हमारा हुआ C/4 हुआ ना। कितनी डिस्टेंस हुई, पूरा है C और उसका 1/4 पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, तो C/4 हुआ। ठीक, और C हमारा कितना है, ऊपर लिखा है 2πr/4 हुआ। इसको हम लोग लिखेंगे πr/2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर देखो स्टूडेंट हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो ठीक, अब ये जो होगी सीधी डिस्टेंस होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा स्टूडेंट, इधर r है इधर r है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकलेगा r² + r², पाइथागोरस लगाएंगे ना। r ये है, r ये 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल हुआ। ठीक है, तो डायगोनल यानी हाइपोटेन्यूस हुआ। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे और इसमें से r² हम बाहर कर दें तो r बाहर आएगा, √1 + 1 यानी r√2 हुआ। तो अगर हम इसको निकालें तो ये r√2 हुआ। ठीक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट, √r² और प्लस r², और ये हमने यहाँ तुम्हें बता दिया r√2 आता है, तो r√2 हुआ। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या हो गया हमारा जो है πr/2 हुआ। यहाँ क्या आया, r√2 आया। दोनों तो अलग अलग वैल्यू है स्टूडेंट, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप बिल्कुल सेम नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं स्टूडेंट। अब दूसरे में देखो हमारा क्या आया स्टूडेंट, अब A से हम पहुंच गए C पर, चलते हैं A to C चलते हैं। अब इसमें क्या निकला देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक हाफ सरकमफेरेंस होगा और हाफ इधर होगा, यानी जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो C/2 होगा। ठीक, C क्या है, ये सरकमफेरेंस है, ऊपर हमने लिखा है। C/2 होने का मतलब 2πr/2 हुआ, यानी ये हो गया πr। ओके स्टूडेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सीधी लाइन, तो अब ये लाइन होगी ना स्टूडेंट, ये लाइन हो जाएगी ना, ये सीधी लाइन, तो ये r + r होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r + r यानी 2r होगा। ये भी दोनों सेम नहीं है, आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, A से हम लोग D पर पहुंच जाते हैं। यहाँ है D। अब देखो स्टूडेंट, ये हुआ πr/2, ये हुआ πr/2, ये हुआ πr/2, तो डिस्टेंस हो गई हमारी 3πr/2। ठीक, 1 2 3, एक का पहले का देखो इतना πr/2 आया है A से B, तो B से C πr/2 और यहाँ से ये πr/2, तो डिस्टेंस हो गई हमारी 3πr/2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से ये आएगा ना स्टूडेंट, और ये ऐसे चल रहा है, इसकी ओर आ रहा है, तो जब बाहर जा रहा था तो ये पॉजिटिव आ रहा था, इधर आएगा तो ये निगेटिव आएगा, तो ये माइनस का r√2 आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी डिस्टेंस r√2 होगी, लेकिन डायरेक्शन D to A है और हम यहाँ देख रहे हैं A to D। ठीक है, तो इधर से ऐसे आ रहा ना, ऐसे। ठीक स्टूडेंट,
एक और हम लोग देख लेते हैं इसमें 04 A to A देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसमें A to A देख लें तो क्या आएगा स्टूडेंट, A से A पर तो चला तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा हो गया C और ये हो गया 2 पाई R। ठीक है ना, ये 2 पाई R यही हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से चला था वहीं आ गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमने सर्कुलर मोशन में आपको बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, अलग है दोनों। ठीक है, तो आप इसको इससे समझा सकते हैं कि दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग वैल्यू होंगे। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, if displacement or distance are in the form of time, are in the form of time, form of time as of x is equal to 3t square minus 4t plus 7, मान लीजिए ऐसे कुछ भी लिखा हो सकता है, या ऐसे लिख दें जो है s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू 5t की पावर 7 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 9t, कुछ भी लिख दें, इट इज़ कहीं भी लिखा मिलता है ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, t की वैल्यू रखने पर अगर डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस रहेगा, पर ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसमें दोनों t की वैल्यू रखने पर दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, तो आप इसमें t की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, वेयर जहाँ t इज टाइम, ठीक है, t इज क्या है, टाइम है। आप जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछा एट t इज इक्वल टू 0, ठीक, तो अब जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम दोनों यहाँ ऐसे इसलिए लिख रहे हैं स्टूडेंट, अभी हमने बताया दोनों अलग अलग हैं, पर यहाँ दोनों हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप डिस्टेंस निकालेंगे, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होते हैं। अगर सीधी लाइन वैसे चल रही है तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे जो है। ठीक है, तब यहाँ जो हमारा निकला स्टूडेंट x इज इक्वल टू, इसमें क्या आ गया देखो स्टूडेंट, 3 0 का स्क्वायर माइनस 4 0 प्लस 7, यानी x इज इक्वल टू आ गया 7। अब यूनिट जो भी दी होगी उसके आधार पर निकालेंगे, अब मीटर यहाँ मान लेते हैं तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें देखो क्या निकलेगा स्टूडेंट, इसमें निकल आएगा s इज इक्वल टू, यहाँ देखो 5 और 0 का क्यू 7 पावर माइनस 2 0 का स्क्वायर प्लस 9 0, यानी s हो जाएगा 0 इसमें। ठीक है, अच्छा, अब अगर मान लो 1 रख देंगे, 2 रख देंगे तो सब अलग अलग आएगी, तो 1 सेकेंड पर कभी डिस्टेंस पूछता है, कभी डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो एज इट इज़ जो पूछा रहेगा आप उसके हिसाब से आंसर देंगे। अगर डिस्टेंस पूछ देगा तो आप डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा तो आप डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। ठीक है, ओके। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे स्पीड। ठीक है, स्पीड तो आप भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार
कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी से आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी से डिफाइन करेंगे। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज स्पीड, इसी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट is known as speed। ठीक, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, जितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग डिवाइड कर लें अगर, तो हमारी स्पीड निकल आएगी। इसका फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ठीक, फार्मूला इसको लिखते हैं, स्पीड को v लिखते हैं, v इज इक्वल टू, यहाँ s/t लिखेंगे, कहीं कहीं लिखते हैं d/t, v इज इक्वल टू d/t कहीं कहीं लिख देते हैं। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी बात। अच्छा, ये कैसी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट? अब यहाँ देखो, स्पीड है ये, तो स्पीड निकाल किससे रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो स्पीड भी स्केलर है। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, ये SI यूनिट की क्या है इसका स्टूडेंट? ये SI यूनिट इज, यहाँ से क्या आएगा? डिस्टेंस का मीटर और पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है ना। डायमेंशन, अब यहाँ क्या हमें बताना है? डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज, इसकी जो डायमेंशन होगी, मीटर के लिए L लिखते हैं, टाइम के लिए T लिखते हैं, T की पावर -1 हो गया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड इसका SI यूनिट है, और इसकी डायमेंशन L T⁻⁻1 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ और निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एवरेज स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो उसी से हम लोग डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम, with respect to total time of a moving body, is known as average speed। एवरेज स्पीड। ठीक, और एवरेज स्पीड को हम लोग V बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे V बार से। ठीक है, अब डेफिनीशन आपने लिख दिया, तो एवरेज स्पीड ऐसे लिखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हुआ। ठीक है स्टूडेंट, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और फिर टोटल टाइम निकालेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, इफ distances S1 and S2, ठीक, are traveled by a moving body in time t1 and t2 respectively, then, ठीक है, एवरेज स्पीड v बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। ओके स्टूडेंट, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट A से B पर पहुंचता है और फिर B से C पर पहुंचता है, ठीक, A से B पर पहुंचता है, ठीक, और B से C पर पहुंचता है। ठीक है, आप सपोज कर लो इसकी भी डिस्टेंस S है, इसकी भी डिस्टेंस S है, लेकिन स्पीड इसमें अलग अलग आ रही है स्टूडेंट। इधर यहाँ से यहाँ स्पीड v1 हो गई, ठीक, और यहाँ से यहाँ स्पीड v2 हो गई। तो अब इसमें टाइम आ जाएगा t1, इसमें टाइम आ जाएगा t2। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इफ ए मूविंग बॉडी travel same distance in different time as shown then v1 is equal to S upon t1 and v2 is equal to S upon t2। ठीक है, यहाँ से निकला स्टूडेंट t1 इज इक्वल टू S अपॉन v1 एंड t2 इज इक्वल टू S अपॉन v2 निकला। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो एवरेज स्पीड कितनी हुई, एवरेज स्पीड, ठीक, अब v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S प्लस S अपॉन t1 और प्लस t2 आया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इससे एक फार्मूला हमारा निकल कर आ गया। इधर देखिए स्टूडेंट, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू आ गया S1 प्लस हो गया 2S अपान v बार आ गया। v बार क्या, एवरेज स्पीड है,
अब v1 v2 क्या है, अलग अलग स्पीड है दोनों पार्ट की, वो यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है, ये स्पीड्स हैं, ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगर t1 की वैल्यू, तो यहाँ भी कुछ लिखी है, देखो क्या लिखी है t1 की वैल्यू, ये क्या है देखो, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t1 को हम लिख सकते हैं यस अपान v1 और प्लस यस अपान v2 इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट, 2s अपान v बार। यस सब में कॉमन लेके रिमूव कर दीजिए, यस इधर कॉमन ले लीजिए, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 इज इक्वल टू 2 अपान v बार आया, और यस से यस कैंसिल हो गया, ठीक। फार्मूला हमारा क्या बना स्टूडेंट, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2 इज इक्वल टू 2 अपान v बार। इस फार्मूले से आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, जो है कब निकालेंगे, जब डिस्टेंस सेम होगी दोनों की, लेकिन टाइम अलग अलग होगा, तब हम इस फार्मूले से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। ए कार ट्रेवल 50 किलोमीटर डिस्टेंस विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, गिवन हमारा क्या है, डिस्टेंस दोनों सेम है, तो s1 इज इक्वल टू s2, ये दिया हुआ है 50 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और हमारी जब ये डिस्टेंस सेम है, उसके साथ स्पीड दिया हुआ है, v1 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, v2 दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने अभी फार्मूला आपको बताया कि जब दोनों डिस्टेंस सेम होंगी तो हम क्या निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं। इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, वो 2 अपान वी बार, देखिए अभी हमने बताया है इसको, 2 अपान वी बार इज इक्वल टू 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। अभी हमने जस्ट इसके पहले इसके फार्मूले को डिराइव करके बताया, इस फार्मूले को इस पर यूज कर लो स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2 अपान वी बार इज इक्वल टू 1 अपान 40 प्लस 1 अपान 60। यहाँ देखो v1 की वैल्यू 40, v2 की वैल्यू 60, एवरेज स्पीड को v बार लिखते हैं, ठीक है। अब एलसीएम इसका आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक। ये आ जाएगा 5 अपान 120, ये आ गया 2 अपान वी बार। इससे वी बार इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 120 इंटू 2 अपान 5, डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट, वी बार कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब आप खुद डिवाइड करके इसको निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एवरेज स्पीड होगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब दोनों डिस्टेंस सेम है तो 40 और 60 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो रॉन्ग होगा, ठीक है। आप एक तरह से और निकाल सकते हैं, पहले 50 को 40 से डिवाइड करिए, इसका टाइम निकालिए, फिर 50 को 60 से डिवाइड करिए, इसका टाइम निकालिए, फिर दोनों टोटल टाइम ऐड कीजिए, टोटल डिस्टेंस ऐड करिए, उससे भी निकल आएगी एवरेज स्पीड, ओके। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t टू द पावर 4 माइनस 2t प्लस 7 मीटर, ठीक। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू -5 सेकेंड
एट टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पहला लगाइए स्टूडेंट, पहला, ठीक है। तो x -5 लगाएंगे, ठीक है, -5 वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो अब इसमें देखो स्टूडेंट, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -5 रख दीजिए। 3 -5 पावर 4 -2 -5 + 7, ये आ गया 3 × -625 माइनस प्लस 5 2 जा 10 + 7, ये आ गया माइनस 1875 + 17 इज इक्वल टू माइनस 1858 मीटर। x -5 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ गया, इतना मीटर आ गया, ठीक है। दूसरा देखो स्टूडेंट, दूसरे में x 0 आएगा, t की वैल्यू 0 रखी है, ठीक। अब 0 रख के देखो 3 हो गया, t की जगह 0 ⁴ -2 0 + 7, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x 0 इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा देखो स्टूडेंट, तीसरा यहाँ t की वैल्यू 3 लिखी हुई है, तो हम इसको x3 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसी में जहाँ जहाँ t है 3 वहाँ रख देंगे, तो 3 की पावर 4 -2 3 + 7, ये हो गया 3 × 81, 3 की पावर 4 यानी 81 हो गया, -6 + 7 हो गया, 3 माइनस ये -6 + 7 का +1 हो गया, ये 244 मीटर आ गया, ये x3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आप ऐसे देखेंगे जब इस तरह का निकालना हो तो जो टाइम का फंक्शन दिया होगा, जैसे पहले -5 दिया तो हमने लिख दिया उसको, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो किसके लिए टाइम निकाला गया है। जो आप चाहें तो इतना और कर सकते हैं, इसमें ऐसे लिख भी सकते हैं t इज इक्वल टू -5 सेकेंड, ठीक, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें t इज इक्वल टू 0, इसमें t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, पर ये लिखना ज़रूरी नहीं, हम फिर बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में खुद दिया है कि किस पे निकालना है, -5 पर, 0 पर और t पर। तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जब इक्वेशन और टाइम के फॉर्म में दिया हो।